Hello my dear students, welcome back to my channel. Myself Sonia Verma and this is your lovely YouTube channel Sonia Ma'am Chemistry. So बच्चों हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। पिछली क्लासेस में हमने कितना कवर अप कर लिया था एक बार फटाफट रिकैप लेते हैं। हमने पढ़ा था कि आखिर आपका कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है तो उसके लिए रेट लॉ आपको कैसे लिखना है, राइट। रेट लॉ लिखना अब तक आप जानते हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करते हैं, ये भी अब आपको पता है। मैंने पिछली क्लासेस में आपको कुछ क्वेश्चंस कराने की कोशिश करी थी, ठीक, जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कैलकुलेट कर पा रहे थे। उसी सारे कंसेप्ट पर अब हम अपना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज की क्लास है ना वो कम्प्लीटली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही होने वाली है। हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है अभी तक जो हमने सीखा वो बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और बच्चों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थ्योरी इज इम्पॉर्टेंट, पहले हमें थ्योरी जानना जरूरी है, बट थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो आज की क्लास हमारी कंप्लीटली होने वाली है न्यूमेरिकल्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। क्या बोला है, हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन इसका लिखना है और हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन आप सभी को पता है कैसे लिखते हैं, बताओ। रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे इक्वल टू हमारा रेट कांस्टेंट। अब मेरे पास यहाँ पर ए और बी दो रिएक्टेंट है, ठीक। तो मेरे पास ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, ठीक है। क्या मुझे यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए या बी पता है क्या? क्वेश्चन में कहीं पर भी गिवन नहीं है, ठीक। और गलती से भी ये मत कह देना कि मैम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख लो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम नहीं लिखते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन में, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पर हम मान लेते हैं, अभी हमें नहीं पता है तो हमने मान लिया कि हमारा ए की रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो एक्स है और बी की रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो वाई है, ठीक। अभी मुझे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पता, बट हमें कैलकुलेट करनी है, ओके। तो मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन अभी एक जनरल लिख लिया अपना, ओके। इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1। अब बोला है फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्स और वाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर क्या गिवन है कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड, ठीक है। अगर हम ए की कंसेंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका 2 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक। तो ये अगर आर है तो अब ये 2R बन जाएगा क्या, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज हो गया है 2 टाइम्स। कब इंक्रीज हुआ है, जब कंसेंट्रेशन ऑफ ए को हम डबल कर देंगे। तो इसी इक्वेशन में मैंने क्या किया, ए की जगह यहाँ पर 2A कर दिया, ठीक। एक्स वाई मुझे नहीं पता है, एज इट इज छोड़ दिया, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। थर्ड क्या कहता है, कंसेंट्रेशन ऑफ ए और बी दोनों की कंसेंट्रेशन को अब हम डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अब ये बन गया है 8R, ठीक है। यहाँ पर रेट कांस्टेंट और ये भी डबल हो गया, ठीक है, ये भी डबल हो चुका है, राइट। ये हमारी इक्वेशन बन गई है 3। अब मेरे पास यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं, 1, 2 और 3। इन्हीं को सॉल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। सिंपल एक क्वेश्चन में करवा देती हूँ, फिर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता है तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई दो इक्वेशंस हैं, उन दोनों इक्वेशन में क्या क्या कट सकता है, क्या क्या बचेगा। अगर मैं 2 और 1 को देखूं, देखो के कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, सिर्फ ए की टर्म्स बचेगी, ठीक है। तो हमने पहला क्या काम किया, 2 डिवाइड बाई 1। अगर हम 2 को डिवाइड करें 1 से, ठीक, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा इमेजिन करिए। अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 2R बाय R आएगा, R कट जाएगा, बचेगा क्या, 2। डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, ठीक है। 2 डिवाइड बाय 1 किया है मैंने, R कट गया, 2 यहाँ पर रह गया, के भी कट जाएगा, 2A की पावर x अपॉन A की पावर x ये बचेगा, ठीक है। b भी कट जाएगा, ठीक। तो ये बचा हमारा 2A की पावर x और A की पावर x, मतलब कि 2 की पावर x अपॉन में 1, ठीक है। ये 2 की पावर x और यहाँ पर 1 है आपका, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, अब ये डिवाइड बाय 1 तो हम हटा ही सकते हैं। यहाँ से हमें क्या पता लगा है कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 ही है, तो यहाँ पर हमारा 1 होना चाहिए, ठीक। 2 की पावर 1 ही तो 2 होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि x की जो वैल्यू है ना वो 1 है। मतलब हमें सिंपली इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू चाहिए। अब मुझे x पता है, मुझे y पता करना है, ठीक। y पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये थर्ड वाली इक्वेशन है, ठीक है। थर्ड वाली इक्वेशन को अगर हम सेकेंड से डिवाइड करें अब, ठीक है, थर्ड वाली इक्वेशन को अगर हम सेकेंड से डिवाइड करते हैं क्या होगी कहानी, 3/2 कर रहे हैं हम, ठीक है। 3/2 करने से क्या हुआ, 8R बाई 2R, R कट जाएगा और ये 2 4 जा 8, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4,
ठीक, के कट जाएगा, 2a की पावर x, 2 की a पावर x, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 2b की पावर y अपॉन में b की पावर y। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर y और अपॉन में आपका 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो 4 आना चाहिए आपका आंसर। ठीक, तो 2 की पावर आपका क्या होगा कि 4 आ जाए, 2 की पावर 2 होना चाहिए ना। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई 2 की पावर 2 होगा, तो हमारा ये इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सही बैठेगी। 2 की पावर y इक्वल टू 4 और ये भी हमारा 4 ही है। ठीक, तो y की वैल्यू मुझे पता चल गई यहाँ से कि y जो है वो मेरा 2 है। ठीक, इस तरीके से आपको सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्व करने पे क्या ध्यान दोगे कि एक टर्म कट जाए। मैंने 2 डिवाइड बाय 1 क्यों किया, ताकि मेरा b वाला टर्म कट जाए, सिर्फ a की टर्म बचेगी, तो मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, मैंने 3 डिवाइड बाई 2 क्यों किया, 3 डिवाइड बाई 2 इसलिए किया ताकि मेरा एक टर्म पूरा कट जाए, 2a वाला। ठीक है, और यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकूँ। आई बात समझ में आपको। ठीक, इस तरीके से मुझे x और y की वैल्यू पता चल गई है। क्या अब हम अपना रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जो आपसे पूछा है। नाउ व्हाट विल बी द रेट लॉ एक्सप्रेशन। हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन ये वाला क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू k। ठीक है, a की पावर x क्या है मेरा, x है मेरा 1। ठीक है, b क्या है मेरा, b है मेरा 2। ये मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन आ चुका है। आपसे पूछा है टोटल या फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ क्या है, x प्लस वाई कर दोगे आप, x प्लस वाई। ठीक है, और x प्लस वाई क्या है मेरा 1 प्लस 2, मतलब कि ओवरऑल ऑर्डर जो है वो है 3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। एक आपको रिएक्शन दे रखी है, क्या गिवन है कि व्हेन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल्ड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस 8 टाइम्स। ठीक, आपको कुछ कंडीशंस गिवन है, उससे हमें एक रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, देखो वॉल्यूम की क्या कहानी मैंने बताई थी आपको, वॉल्यूम की कहानी क्या थी, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कंसंट्रेशन और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो कंसंट्रेशन कम है, वॉल्यूम कम है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल्ड। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को हम डबल कर रहे हैं, ठीक, मतलब कंसंट्रेशन आपका 2 टाइम्स कम होगा। ठीक, कंसंट्रेशन विल बी 2 टाइम्स कम। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा आपका 8 टाइम्स। तो अगर कंसंट्रेशन हमारा 2 टाइम्स कम हो रहा है, अच्छा यहाँ पर आपको ना ही A गिवन है, ना ही B, ना ही आपका C दे रखा है, लिखा है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, मतलब हम A B C तीनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों का ही जो कंसंट्रेशन है वो हमने 2 टाइम्स कम कर दिया है। ठीक, जब भी हम ये कहते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, जब भी हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन आपकी घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हम उसको डिवाइड में लिखते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन पहले इसका लिख लेते हैं, बताओ क्या बनेगा। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन मेरा बन जाएगा R इज इक्वल टू के। ठीक है, A B और C। ठीक, A B C क्या क्या है मुझे नहीं पता, ये x ये y ये z। ठीक है, हमें नहीं पता है। ओके, लेट्स सी क्या कहानी होगी। फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं रेट लॉ लिखूं तो क्या आएगा हमारा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस 8 टाइम्स, तो डिवाइड बाय 8 करोगे आप, डिक्रीज हो रहा है ना तो डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, कब ये डिवाइड हो रहा है आपका, कब ये डिक्रीज हो रहा है आपका, जब हमारा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डबल हो रहा है, मतलब कंसेंट्रेशन आपका रिएक्टेंट्स का 2 टाइम्स कम हो रहा है। ठीक है, तो के लिखेंगे हम। ठीक, ए का भी आपका 2 टाइम्स कम हो गया। ठीक है, बी भी आपका 2 टाइम्स कम हो गया, सी भी आपका 2 टाइम्स कम हो गया। तो ये मेरी एक नेक्स्ट इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अगला क्या कहता है कि व्हेन ए इज डबल्ड बी इज हाफ, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने का मतलब कि अब ये हो जाएगा हमारा 4R। ठीक है, क्या इक्वेशन मेरी देखो ध्यान से, ए को किया डबल, ठीक है, ए को डबल कर दिया, बी को क्या किया है हाफ, तो b/2 कर देंगे। ठीक है, सी को मैंने कुछ भी नहीं किया तो सी मेरा एज इट इज है। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन हो गई थर्ड। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपको, नेक्स्ट क्या है कि अगर सी की कंसंट्रेशन हम 4 टाइम्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है 64 टाइम्स। ठीक है, 64 टाइम्स इंक्रीज होगा कब, जब सी की कंसंट्रेशन आप 4 टाइम्स इंक्रीज करोगे। ए भी हमारा एज इट इज रहा, तो ए मेरा एज इट इज रहेगा। ठीक है, बी एज इट इज रहेगा। सी की कहानी क्या करी हमने, 4 टाइम्स कर दी है, तो 4CZ। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन हो गई 4। बस अब आपको इन्हीं चारों इक्वेशंस को खेलना है। ठीक है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इन्हीं 4 इक्वेशंस में खेलना है और हमें x y z की वैल्यू पता करनी है। क्या आप ये कर पाओगे, क्या बताइए मुझे, क्या आप ये कर पाओगे। आप ऐसे इक्वेशंस को डिवाइड करना जिसमें आपके
2 टर्म्स कट जाए 1 बचे सिर्फ, ठीक है। तो मैं आपको चलो बता देती हूँ, आप सॉल्व खुद से करेंगे, ठीक है। बताओ सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 1 और 2 को अगर मैं देखूं, अगर हम 1 वाली इक्वेशन को 2 इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, ठीक, 1/2 अगर मैंने किया तो क्या मिलेगा आपको, इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है। तो r डिवाइड बाय r/8 क्या बनेगा बोलो, r को डिवाइड कर रहे हैं किससे, r/8 से, मतलब ये हो जाएगा r कट गया, ये क्या बचा 8, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 8 इक्वल टू k कट जाएगा। अब ये है a/2 की पावर x है ना, तो ये है हमारा a की पावर x डिवाइड बाय a/2 की पावर x, इसका मतलब ax और ax कट जाएगा और आएगा हमारा आंसर क्या 2, तो ये आ जाएगा हमारा 2 की पावर x, ठीक है। फिर हम b की टर्म्स में देखेंगे तो b की टर्म्स में मेरा क्या आएगा 2 की पावर y, ठीक। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी आ जाएगा 2 की पावर z, तो 2 की पावर x, 2 की पावर y, 2 की पावर z, ठीक। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2 की पावर x प्लस वाई प्लस z, ये मिल गया मुझे, ठीक है। तो 2 की पावर क्या होगा कि आपको 8 मिल जाए, ठीक। क्या हो सकता है आपका 2 की पावर, 2 की पावर 3 हमारा यहाँ पर 8 होगा क्या, ठीक। तो इस इक्वेशन से मुझे क्या पता लगा कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 3 है, एक इक्वेशन मुझे यहाँ से मिल गई, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं बताओ, अब मेरे पास है 3rd इक्वेशन और 4th इक्वेशन, ठीक। अगर मैं 4th इक्वेशन को डिवाइड करूँ फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है, 4th को डिवाइड किया फर्स्ट से, तो 64r/r क्या बचेगा 64, ठीक है, इक्वल टू k कट जाएगा, a की पावर x कट जाएगा, b की पावर y कट जाएगा, 4c की पावर z डिवाइड बाय c की पावर z, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 की पावर z, ठीक है। तो बताओ 4 की पावर हम क्या लिख सकते हैं कि 64 आ जाए, तो 4 की पावर होता है हमारा 3, तो हमारा 64 आ जाएगा, ठीक। मतलब z की वैल्यू मुझे यहाँ से क्या मिली है, z की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ पर 3। अब मुझे z पता है, ठीक, एक ये इक्वेशन पता है, बट अब मुझे y नहीं पता, तो कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर मैं 3rd इक्वेशन को देखूँ और 3rd को मैं डिवाइड करूँ 1 से, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या किया मैंने, यहाँ पर लिख देते हैं, ये मैंने क्या किया था, ये मैंने किया था 4 डिवाइड बाय 1, ठीक है, तो हमारा ये आया है। अब अगर मैंने क्या किया 3 डिवाइड बाय 1 किया, 3 डिवाइड बाय 1 क्या मिलेगा हमें 3 डिवाइड बाय 1 से 4r/r, मतलब 4 आया, ठीक है। k कट जाएगा, 2a की पावर x डिवाइड बाय a की पावर x, मतलब 2 की पावर x आया, ठीक है। b/2 की पावर y और वो है b की पावर y, इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारा 1/2 की पावर y, ठीक है, ये आया। c की पावर z कट चुका है, ये हमें यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब ये डिवाइड में अगर 2 की पावर y है तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें कि 2 की पावर माइनस y, 2 की पावर x और 2 की पावर माइनस y, मतलब 2 की पावर x माइनस y, ठीक है। अच्छा 2 की पावर क्या लिखें कि 4 आ जाए, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं हम, है ना, इसको बराबर करना है हमें। तो x माइनस वाई की वैल्यू हमें पता चल गई है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। लो कहानी खत्म, हमें सब कुछ मिल चुका है। अब z हमारा 3 है, ठीक है, z की वैल्यू अगर मैं 3 यहाँ पर पुट करूँ, मेरा x प्लस वाई क्या आएगा बताओ, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, मतलब x प्लस वाई मेरा 0 आ चुका है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 आपको ये मिल गया। इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस वाई, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है माइनस वाई, अगर हम यहाँ पर माइनस वाई लिख दें तो माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब कि माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है। 2 कट गया, y की वैल्यू हमारी आ चुकी है -1, ठीक है। तो हमें यहाँ से y की वैल्यू भी मिल चुकी है, ठीक, z भी हमें पता लग गया है। अब हम x कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। x मेरा क्या हो जाएगा बोलो, x इक्वल टू माइनस वाई था, ठीक है, और y हमारा -1 है, ठीक। x इज इक्वल टू माइनस वाई है, y क्या है मेरा -1 है, तो मतलब x इज इक्वल टू +1 हो जाएगा, ठीक। तो x मेरा 1 आ गया, y -1 आ गया, z 3 आ गया, x y z तीनों की वैल्यू पता है। अब हम इजीली हमारा रेट लॉ लिख सकते हैं, ठीक। इस x की जगह यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, इस x की जगह मेरा रेट लॉ में क्या हो जाएगा, x मेरा क्या है 1 है, ठीक है, y मेरा क्या है -1 है, ठीक है, c क्या है, c की कंसेंट्रेशन मेरा z क्या है, z3 है, ठीक। तो ये मेरा रेट लॉ एक्सप्रेशन बन चुका है। अगर आपसे टोटल ओवरऑल ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस -1 प्लस 3, तो 3 + 1 4, 4 - 1 मतलब कि 3,
ओवरऑल ऑर्डर आपका 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से मतलब सिंपल आपका मैथ्स है। अब मैं बार बार ना, देखो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए, पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चंस कराए थे, ठीक, ये इक्वेशन सॉल्व करने के। सो दिस इज मैथ्स, इक्वेशन सॉल्व करना सिर्फ एक मैथमेटिक्स का काम है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये इक्वेशंस लिखूंगी, अब आपका ये काम होगा कि आप उन इक्वेशंस को सॉल्व करके किस तरीके से अपना आंसर लेकर आते हो, ठीक है। ओ माय गॉड, इट्स टू हॉट। आई थिंक नीचे वाला पार्ट आपको क्लियर विजिबल नहीं था, मैंने कैमरा एडजस्ट कर दिया है। वैसे सिंपल कैलकुलेशंस ही हैं, ठीक है, कैलकुलेशंस ही करी है मैंने, तो आई थिंक अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी, सिंपल मैथ्स है। ओके बच्चों, चलो कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बट क्वेश्चन से पहले अब एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक, क्योंकि कभी कभार आपका डायरेक्टली एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम समझ लेते हैं, देन आगे हम चल के अपना कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैव नथिंग टू डू विद ऑर्डर, ठीक है, कि अगर हमने कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा है किसी भी रिएक्शन में तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको रेट लॉ में लिखोगे, ठीक है। स्टोइचियोमेट्रिक का ऑर्डर के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक एग्जाम्पल के लिए आपको ये गिवन है कि N2O5 आपका रिएक्टेंट है, इससे आपको NO2 और O2 मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो रेट लॉ आता है उस रेट लॉ में N2O5 की पावर 1, ठीक, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई N2O5 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 था, बट यहाँ हमने 1 ही लिखा है, ठीक। तो एक्सपेरिमेंट से हमारा ये रेट लॉ आता है, कभी भी आप स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऑर्डर मत समझ लेना, ठीक है। तो पहला हमारा ये है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब हम रेट लॉ लिखते हैं ना तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा सिर्फ रिएक्टेंट ही हो, कभी कभार प्रोडक्ट भी आ जाते हैं। एग्जाम्पल है कि 2O3 से आपको 3O2 मिलता है, ठीक, ये मेरा प्रोडक्ट है, और जब हम रेट लॉ इसका एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं तो हमें पता लगता है कि भाई O3 तो है, लेकिन O2 जो कि हमारा प्रोडक्ट है ना वो भी रेट लॉ में आ जाता है, ठीक, उसका भी कंसंट्रेशन हम कंसिडर कर रहे हैं। तो रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकता है। थर्ड देखें, रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सम रिएक्टेंट में बी एब्सेंट। अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि भाई जो भी रिएक्टेंट होंगे सब रिएक्टेंट को हम रेट लॉ में लिखते हैं। कभी कभार कुछ एग्जाम्पल्स या एक्सेप्शनल केस ऐसे भी हैं जहाँ पर आपके कुछ रिएक्टेंट एब्सेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सम रिएक्टेंट्स में बी एब्सेंट, ठीक, जैसे हमारा ये रिएक्शन है NO2 + CO से हमें NO और CO2 मिल रहा है, तो मेरे पास NO2 और CO 2 रिएक्टेंट है, बट जब हमने रेट लॉ देखा तो सिर्फ NO2 मिलता है हमें, CO का कंसंट्रेशन यहाँ पर लिया ही नहीं है, ठीक, तो इसका कंसंट्रेशन एब्सेंट है रेट लॉ में, ठीक है। फोर्थ क्या है, रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म ऑफ कैटलिस्ट में भी प्रेजेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म जो है वो कैटलिस्ट का भी कभी कभी आ जाता है। एग्जाम्पल है 2SO2 + O2 आपको 2SO3 देता है इन प्रेजेंस ऑफ NO कैटलिस्ट, और जब हम इसका रेट लॉ देखते हैं तो हमारा O2 जो कि रिएक्टेंट है और साथ ही साथ NO जो कि कैटलिस्ट है उसका भी कंसंट्रेशन आपने कंसिडर किया है, ठीक, रेट लॉ लिखते वक्त। तो कभी कभार कैटलिस्ट को भी कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब कि जब भी हम रेट लॉ लिखते हैं ना तो ज़रूरी नहीं कि आपका कंसंट्रेशन सिर्फ रिएक्टेंट का लिया जाए, ठीक है, या फिर सारे रिएक्टेंट का लिया जाए। कभी कभार आपका सारे रिएक्टेंट भी कंसिडर होते हैं, कभी कभार 1-2 रिएक्टेंट्स होंगे, कभी कभार प्रोडक्ट भी आ जाता है, कभी कभार कैटलिस्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। चलिए बच्चों, अब हमारा शुरू करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि रियली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो बार बार आपको ये क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलता है, अगर आप प्रीवियस ईयर को पेपर खोल कर देखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पक्का ही मिलेंगे केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से। चलिए बच्चों, अब सीखते हैं कि अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं जहां पर आपको इनिशियल रेट गिवन हो, ठीक है, तो वहां पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। सो दिस इज इनिशियल रेट मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किस टाइप का क्वेश्चन होगा, आपके पास एक रिएक्शन दे रखी है, क्या दे रखी है, 3A + 2B गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो A और B आपको मिलकर प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक। क्या क्या गिवन है कि भाई A रिएक्टेंट और B रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन आपको A की दे रखी है ये सब, ठीक है, B की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है ये, और इनिशियल रेट मोल पर लीटर सेकेंड पे, ठीक है, ये आपको रेट्स गिवन है, ठीक है। मतलब जब कंसंट्रेशन A की 0.1 है और B की 0.1 है तो रेट ये होगा, ठीक है।
ए की जब कंसेंट्रेशन 0.1 है और बी की 0.2 है तो रेट आपका ये है, ठीक। तो डिफरेंट इनिशियल रेट ए की कंसेंट्रेशन की या बी की कंसेंट्रेशन की आपको ये स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन आपको दे रहा है, ठीक है। अब हमें रेट लॉ पता करना है, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमें रेट कांस्टेंट, हमें सब कुछ यहाँ पे पता करना है, ठीक है। तो हमें बेसिकली रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं बताओ। आर इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, ठीक है, के, ठीक। रिएक्टेंट मेरे पास क्या है, ए और बी, तो ए एक्स और यहाँ पर बी वाई, ये है हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब हमें जो भी वैल्यूज यहाँ पर पता है ना, हम उसे यहाँ पर पुट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। सबसे पहला वाला आप देखो, ठीक है, हमारा इनिशियल रेट देखो क्या है, 2 × 10⁻³ पुट करते हैं। इनिशियल रेट मेरा क्या है, 2 × 10⁻³, ठीक है। रेट कांस्टेंट मुझे नहीं पता है, ठीक। ए की कंसेंट्रेशन कितनी है, ए की कंसेंट्रेशन है 0.1, तो 0.1 की पावर x। उस टाइम y की कंसेंट्रेशन कितनी है, ये भी हमारी 0.1 ही है, तो मुझे एक इक्वेशन मिल गई है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो मेरे पास रेट क्या है, 1 × 10⁻³ है, ठीक है। रेट कांस्टेंट मेरा एज इट इज रहा। अब हमारा ए की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.1 है, ठीक है। y की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.2 है, ठीक है। ये मेरा बन चुका है सेकेंड ईयर इक्वेशन, ठीक। थर्ड पर आते हैं। थर्ड क्या है मेरा, रेट है 4 × 10⁻³ इक्वल टू रेट कांस्टेंट ये रहा, ठीक। ए की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.2, ठीक, इसकी पावर x, ठीक। बी की कितनी है, 0.1 और इसकी पावर कितना है, y। ये मेरे थर्ड इक्वेशन बन गया है। अब वही सेम कहानी अभी जो हम कर रहे थे, इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन सॉल्व करो। तो मेरे पास ये 3 इक्वेशंस हैं, इन्हीं को डिवाइड करके हमें सॉल्व करना है और हमें पता करना है कि x और y की क्या वैल्यूज हैं, ठीक है। लेट्स सी कैसे पता करेंगे। अगर मैं 1 और 2 इक्वेशन को देखूं तो मेरा 0.1 0.1x ये हमारा सेम टर्म है, कट जाएगा, ठीक है। तो चलो डिवाइड करते हैं। तो 1 / 2 किया मैंने सबसे पहले, ठीक है, 1 / 2, ओके। 1 / 2 करेंगे तो 2 × 10⁻³ डिवाइड बाय 1 × 10⁻³ ये दोनों कट गया, बचा क्या, सिर्फ मेरा 2 बचा, इक्वल टू के कट जाएगा, 0.1x ये भी कट जाएगा, बचा क्या, सिर्फ मेरा बचा है 0.1 की पावर y अपॉन में 0.2 की पावर y, ठीक है। मतलब 0.1 अपॉन में 0.2 की पावर y, ये मुझे मिल रहा है। अब 0.1 अपॉन 0.2 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम डेसिमल ये हटा दें तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 क्या हो जाएगा, अब हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर y है तो हम लिखते हैं 2 की पावर -y, ऐसे हो जाएगा क्या, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा कि 2 की पावर -y यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो यहाँ से क्लियर होता है कि -y = 1, मतलब कि y का आंसर आ चुका है, y मेरा -1 है, ठीक। तो एक इक्वेशन सॉल्व करके हमें y की वैल्यू मिल गई। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें x पता करना है, ठीक है। तो अब हम कौन से इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, देखो हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मतलब x का डिफरेंट होना चाहिए और y ऐसा हो जो y कट जाए, तो 0.1/0.1y कट जाएगा। तो लेट अस डिवाइड 3/2, ठीक है, 3/1, 3/1 हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 4 × 10⁻³ डिवाइड बाय दिस, तो 4 / 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 10⁻³ कट गया, ठीक है। रेट कांस्टेंट कट गया हमारा। x की टर्म देखें तो 0.2 की पावर x अपॉन में 0.1 की पावर x, ठीक है। तो 0.2 अपॉन में 0.1 की पावर x है, डेसिमल हट गया, मतलब कि 2 की पावर x आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमें मिल चुका है, y मेरा टर्म कट गया, ठीक। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसका मतलब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है मेरा x + y, ठीक है। दिस इज इक्वल टू x + y, x मेरा 1 है, y मेरा -1 है, तो हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक। सो दिस इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब आपका क्लियर है। अब हमें रेट कांस्टेंट पता करना है और रेट लॉ लिखना है, ठीक है। इसमें से अगर मैं कोई भी इक्वेशन लूँ, ठीक है, मान लीजिए हम सबसे इजी अपनी इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट वाली, ठीक है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है मेरे, 2 × 10⁻³ ठीक है, इक्वल टू के, ठीक है, 0.1 की पावर x क्या था मेरा, x था मेरा 1, तो ये 1 रहेगा, ठीक है। 0.1 की पावर y क्या है मेरा, y है मेरा -1, ठीक। ये इक्वेशन बन गई। क्या इस इक्वेशन से आप k की वैल्यू निकाल लोगे, इजिली सॉल्व करके निकाल सकते हो। k क्या आ जाएगा मेरा, k = 2 × 10⁻³ ठीक है, और डिवाइड बाय दिस इज 0.1, 0.1 की पावर 1 है और ये 0.1 की पावर -1 है, इसका मतलब क्या हुआ, 0.1,
ठीक है, और 0.1 की पावर -1 मतलब ये नीचे गया और ये दोनों तो कट ही जाएंगे, है ना, तो ये कट गए सिंपल। तो हमारा k की वैल्यू भी कितनी आ चुकी है, 2 × 10 की पावर -3। ठीक, तो हमने रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया, ऑर्डर भी कैलकुलेट कर लिया कि अब आप इसका रेट लॉ लिख सकते हो। रेट लॉ एक्सप्रेशन मेरा इसका क्या आ जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन आ जाएगा R इज इक्वल टू, ठीक है, R इज इक्वल टू K, ठीक है, A की पावर x, x क्या है मेरा, x है मेरा यहाँ पर 1, ठीक है, और b क्या है मेरा, b है मेरा b की पावर -1। तो ये हमने अपना रेट लॉ एक्सप्रेशन भी लिख दिया है, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो गया, रेट कांस्टेंट भी हो गया। तो इस तरीके से आप सिंपली इक्वेशंस को सॉल्व करके, ठीक है, मैथमेटिक्स अपना अप्लाई करना है और एक्स वाई वैल्यूज निकाल के आप सब कुछ यहाँ पर पता कर सकते हो। इज इट क्लियर, कि आपको ये बात क्लियर है? एक बार जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अच्छा, यहाँ पर आपका k का यूनिट क्या होगा, ठीक है, आपका रेट कांस्टेंट है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक, अगर आपका ऑर्डर 0 है तो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पर हम यूनिट्स भी लिख सकते हैं, इट विल बी मोल, ठीक, पर लीटर पर सेकेंड, ये आपका यूनिट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आप अगर यहाँ से कैलकुलेट करो तब भी आ जाएगा भाई, 2 × 10 की पावर -3, ठीक, ये क्या था हमारा, मोल पर लीटर सेकेंड में ही था। ठीक, तो यही हमारा सेम टू सेम यूनिट आने वाला है। ओके, अब आप कहोगे कि मैम क्या ऐसे अगर क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो हमें क्या इतना बार बार सॉल्व करना पड़ेगा? ठीक, देखो ये मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक, इजी था वैसे तो, ठीक, लेकिन अब एग्जाम में क्योंकि हमें अपना टाइम बचाना है, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इतनी इक्वेशन निकालना, डिवाइड करना, इतना हम काम नहीं करते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप आ जाइए, स्टडी करते हैं हमारा शॉर्ट ट्रिक इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, लॉन्ग मेथड मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, दिस वाज अ लॉन्ग मेथड कि आपने इक्वेशंस बनाई, इक्वेशंस को सॉल्व किया, आपने एक्स वाई की वैल्यूज निकाली, फिर आपने ऑर्डर निकाला, ठीक, रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाला, रेट लॉ निकाला, ठीक, इस तरीके से आपने किया। अब हमें शॉर्ट ट्रिक देखनी है कि किस तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को, इतनी इक्वेशंस बनाने की जरूरत ना हो। चलिए अब ध्यान से देखिएगा जरा, ठीक है। अब जब भी आपको ये टेबल मिलेगी ना, ठीक है, जहां पर आपको ये इनिशियल रेट्स वगैरह दे रखे हो, कंसंट्रेशन दे रखे हो, अब आपका काम क्या होगा, आपको सबसे पहले ये चेक करना है, ठीक है, कि इनमें से आपको ऐसा वैल्यू चेक करना है, ठीक, कंसंट्रेशन का जो कॉमन हो, मतलब कि कांस्टेंट हो, जो चेंज ना हो रहा हो। ठीक है, जैसे कि हम ले सकते हैं ये वाला, तो आप इन दोनों में देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड में कि हमारा ए का कंसंट्रेशन जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक, तो हमें कोई एक ऐसा चूज करना है जिनकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो, सेम हो। ठीक, तो इनकी कंसंट्रेशन जो है वो सेम है हमारी। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग जब मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर रही हूँ तो हमें देखना है कि भाई इनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो आपने ध्यान से देखा, जब ए की कंसंट्रेशन हमने सेम रखी तो बी के कंसंट्रेशन पे बताओ क्या फर्क पड़ रहा है, 0.1 से 0.2 हो रहा है, मतलब ये इसका डबल हो रहा है। ठीक, आप इसको सिंपल चेक करोगे कि क्या रिलेशन है। ठीक है, बताओ इसके रेट में यहाँ से यहाँ पे क्या फर्क पड़ रहा है। ये 2 × 10 की पावर -3 था, ये 1 × 10 की पावर -3 है, मतलब 2 से 1 हो गया, मतलब ये हाफ हो चुका है। बात समझ में आई आपको? मैंने सबसे पहले क्या देखा कि भाई कौन से कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट है 0.1 0.1। ठीक, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि बाकियों पे क्या फर्क पड़ता है। ये अगर कांस्टेंट है तो बी की कंसंट्रेशन 0.1 से 2 मतलब डबल हो रही है, रेट देखा जाए तो हाफ हो रहा है। तो इस रिलेशन से हमें क्या पता लगा, ध्यान से देखना कि अगर हमने ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा, ठीक, अगर हम रेट लिखें, रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हो आप, ये, ठीक, ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक, अब हमने जो ये फर्स्ट कंसीडर किया है उसमें हम देख रहे हैं कि भाई ए तो कांस्टेंट रखा, ठीक है, बी कैसे चेंज हो रहा है और बी के अकॉर्डिंग हमारा रेट कैसे चेंज हो रहा है। तो रेट और बी का हमारा क्या रिलेशन है, लेट्स सी। ठीक है, रेट और बी की कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ रहा है। देखो हमने देखा ए कंसंट्रेशन हमारा कांस्टेंट रहा तो बी तो डबल हो रहा है, रेट हमारा हाफ हो रहा है। जब ये डबल हो रहा है तो ये हाफ हो रहा है, इसका मतलब कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या। अरे एक 2 टाइम्स हो रहा है तो एक 2 टाइम्स कम हो रहा है ना, हाफ हो रहा है उसका। ठीक है, इसका मतलब हमें पता चला कि ये दोनों हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि बी अगर हम ऊपर लिख दें तो हो जाएगा दिस इज बी -1। तो हमें एक बात यहाँ से पता चली
कि जो हमारा B होगा ना, B की कंसेंट्रेशन का जो हमारा यहाँ पर पावर होगा वो होगा -1। तो Y की वैल्यू हमें मिल चुकी है डायरेक्टली कि Y हमारा -1 होगा। तो हमारी ये सारी कैलकुलेशंस बच गई। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको इससे चेक करना। अभी हमें Y की वैल्यू पता चल गई है, बट अभी हमें X की वैल्यू पता नहीं लगी है ना, तो हमें A का कंसेंट्रेशन चेक करना है अब। ठीक है, अब हमें A चेक करना है तो हम ढूंढेंगे कि भाई B में हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो कांस्टेंट रहे। कहाँ कांस्टेंट है? ये रहा कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है कि अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करूं, ठीक, तो B मेरा जो है वो सेम टू सेम आ गया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं? अगर ये सेम है तो इसमें देखो आप A की कंसेंट्रेशन 0.1 से 2 हुई, मतलब ये डबल हो गई। ठीक है, और रेट में अगर मैं देखा, रेट मेरा 2 × 10⁻³ था, ये हो गया 4 × 10⁻³, तो 2 से 4 बन चुका है, मतलब ये भी डबल हो गया। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ से कि अगर हम B की कंसेंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं तो A की कंसेंट्रेशन डबल करने पे रेट भी डबल हो रहा है। दोनों ही डबल हो रहे हैं, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, तो हमारा रेट और A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इसकी पावर 1 ही है। तो डायरेक्टली आपने पता लगा लिया कि x जो है वो मेरा 1 के बराबर है। ठीक, सारी कैलकुलेशंस बच गई। ठीक, यही हमारा शॉर्टकट तरीका। ठीक, डायरेक्टली आप x और y की वैल्यूज पता कर सकते हो। अब बाकी का काम कर ही लोगे, आपको x पता चल गया, y पता चल गया। ठीक है, अब आप ऑर्डर निकाल लोगे क्या? यहाँ से इतना पोर्शन अब सेम है। ठीक है, ऑर्डर निकाल लेंगे x + y 0। ठीक, अब हम यहाँ पर रेट लो एक्सप्रेशन भी हमारा लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। रेट कांस्टेंट आप यही कोई भी इक्वेशन ले लो, ठीक, और किसी भी इक्वेशन से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, x y अब आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, और रेट लो एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। आई थिंक अब आपको क्लियर, मतलब ये जो हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशंस करी ना x और y वैल्यू निकालने की, वो नहीं करने की जरूरत है, वो आप डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो। कैसे करना है फिर से सुन लो एक बार। ठीक है, क्या करना है, आप देखो कि A की कंसेंट्रेशन या B की कंसेंट्रेशन, किसी में भी हमें ये चेक करना है कि भाई हमें क्या कांस्टेंट मिल जाए। ठीक है, मान लो हमने देखा कि A हमारा ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, तो इस टाइम पर B की कंसेंट्रेशन में क्या फर्क आ रहा है और रेट पे क्या फर्क आ रहा है। ठीक, तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा B की कंसेंट्रेशन और रेट का। ठीक, उससे हमें Y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, फिर हमें क्या चाहिए, हमें X की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मतलब कि A की कंसेंट्रेशन के बारे में चाहिए। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि भाई B की ऐसी कौन सी कंसेंट्रेशन है जो कांस्टेंट है। तो ये 1 और 3 कांस्टेंट थी मेरा, है ना, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा थर्ड। ठीक है, तो 1 और 3 कांस्टेंट है, तो 1 और 3 में हमारा A का कंसेंट्रेशन और रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, उससे मुझे इन दोनों का रिलेशन मिल जाएगा, और वहां से हमने डायरेक्टली x पता कर लिया। ठीक है, चलिए अब थोड़े से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ये वाला पॉइंट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके पास ये दे रखा है रिएक्शन 2A + B गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, इनिशियल A की कंसेंट्रेशन आपको ये दे रखी है, B की कंसेंट्रेशन दे रखी है, रेट दे रखा है। ठीक, सिमिलर टाइप का बिल्कुल क्वेश्चन है। ठीक, शॉर्टकट तरीके से मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगी, लेकिन आपका काम है जरूर, ठीक है, जैसा मैंने लॉन्ग मेथड बताया है उस तरीके से भी आपको सॉल्व करके अपना x y की वैल्यू निकालनी है। ठीक, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज कभी कभी हो सकता है कि शॉर्ट ट्रिक से कभी कभी आप आंसर आपके नहीं निकल पा रहे हो, मतलब आप कुछ भूल गए या आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए। ठीक, तो आपको लॉन्ग मेथड भी आना चाहिए कि एटलीस्ट आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो आपको वो लॉन्ग मेथड से जरूर प्रैक्टिस के लिए करना है, मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से बताती हूँ। चलो, अब हमें क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे भाई कोई भी कांस्टेंट वाला देखेंगे, तो मुझे ये मिल गया कांस्टेंट। ठीक है, ये मुझे मिल चुका है कांस्टेंट कि भाई A की कंसेंट्रेशन मेरी कांस्टेंट है, तो B पे क्या फर्क पड़ेगा, रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो 0.1 से 0.2 डबल हो रहा है। ठीक है, 1 × 10⁻³ से 4 × 10⁻³ मतलब 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि हमने A को तो कांस्टेंट रखा। ठीक है, तो रेट और B आपस में कैसे रिलेशन है। ठीक है, रेट और B, ध्यान से देखना, रेट और B की कंसेंट्रेशन, अगर रेट हमारा 4 टाइम्स हो रहा है, कब, जब हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ B डबल हो रहा है, डबल होने पे 4 टाइम्स। ठीक है, ये 2 टाइम्स तो ये 4 टाइम्स, मतलब दोनों आपस में कैसा रिलेशन दिखाते हैं कि R = B की पावर 2। ठीक है, मतलब B की कंसेंट्रेशन के स्क्वायर टाइम्स आपका रेट जो है वो प्रोपोर्शनल होगा। आई बात समझना, ये डबल करने पे देखो ये डबल नहीं हो रहा, डबल करने पे अगर ये डबल होता तो हम कहते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B की पावर 1 लिखते आप, लेकिन डबल करने पे ये 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, ये 2 था और ये 2 से 4 बन रहा है, मतलब स्क्वायर ही तो है। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन मिल गया, मतलब B की जो पावर है, मतलब जो आपका ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू B, वो मेरा 2 है। ठीक है, तो हमें मिल चुका है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
विद रिस्पेक्ट टू बी 2। ठीक है, अब ए की बात कर लेते हैं। तो ए फाइंड आउट करने के लिए मुझे इन्हें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो ये रहे भाई भी कांस्टेंट 0.2 कांस्टेंट है। ठीक है, चेक करते हैं। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो बताओ इन दोनों में क्या फर्क आ रहा है। 0.2 से 0.4 हो रहा है, मतलब ये डबल हो रहा है। ठीक है, अब ये 4 से 4 इंटू 10⁻³ से 0.25 इंटू 10⁻³ हो रहा है, तो ये यहाँ तक कैसे पहुंचेगा। तो ये 4 इंटू 10⁻³ से 0.25 इंटू 10⁻³ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 0.25 मतलब क्या होता है 1/4 है ना। तो ये 4 इंटू 10⁻³ से 1/4 इंटू 10⁻³ हो रहा है। इसका मतलब कि ये डिक्रीज कितना हुआ भाई, 4 से ये 1/4 चला गया। इसका मतलब कि ये 16 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए 16 टाइम्स ये आपका क्या हो रहा है, 4 से 1/4 हो गया है, तो 16 टाइम डिक्रीज हो रहा है। ठीक, अच्छा अब अगर मुझे रिलेशन निकालना है बताओ, तो जब मैंने बी अपना कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा तो हमारा ए की कंसंट्रेशन और रेट में देखो क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या रिलेशन आ रहा है। ठीक है, रेट और ए की कंसेंट्रेशन में जब हम ए की कंसेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं ना, ठीक है, तो हमारा रेट जो है वो 16 टाइम्स डिक्रीज होता है। 16 टाइम डिक्रीज होने का मतलब देखो ये डबल है, मतलब 2 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो रहा है 16 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसको 2 के टर्म्स में लिखूं तो 16 टाइम्स डिक्रीज होना मतलब 2 की पावर 4 होगा। तो जब आपका ए का कंसेंट्रेशन डबल होता है तो आपका जो रेट है 2 की पावर 4 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब हम 4 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे -4 बिकॉज डिक्रीज हो रहा है। आई आपको ये भी रिलेशन समझ में, फिर से मैं समझा रही हूँ, ध्यान से देखो। ये 0.25 मतलब 1/4 है। ठीक है, तो 4 इंटू 10⁻³ से 1/4 इंटू 10⁻³ पहुंचा है, मतलब ये कितने टाइम्स डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है ना, पहले तो बताओ, बढ़ा नहीं है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, और 4 से 1/4 हुआ है, मतलब ये 16 टाइम डिक्रीज हुआ है। ठीक है, 16 टाइम्स। अब मैं कह रही हूँ कि अगर ये डबल होता है तो ये 16 टाइम्स कम होता है। अगर हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ ए डबल हो रहा है तो रेट हमारा 16 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। ठीक, अगर ये डबल है मतलब कि 2 टाइम्स है, तो हमारा ये 16 टाइम्स कम हो रहा है, तो 2 के टर्म्स में हम क्या ले सकते हैं भाई, 2 की पावर 4 16 ही होता है। ठीक है, तो अगर ये डबल हो रहा है तो ये हमारा 2 की पावर 4 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 4 ना लिखकर -4 लिखेंगे। ठीक, तो डायरेक्टली मुझे यहाँ से रिलेशन मिल गया। ठीक है, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है मेरा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है -4 है। ठीक है, तो हमें ए और बी दोनों के लिए हमें ऑर्डर मिल चुका है। अब हम अपना सारा काम कर सकते हैं। बताओ टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा हमारा, मतलब एन क्या आ जाएगा, एन होता है हमारा x + y। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये -4। ठीक, मतलब कि हमारा आंसर आ रहा है -2, तो ये नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ओके जी, ऑर्डर निकल गया। ठीक है, रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं। चलो, तो कहीं से भी हमने निकाल लिया, हम रेट लो एक्सप्रेशन लिखेंगे हमारा R = K। ठीक है, ए है मेरा, ए की पावर x है मतलब कि -4 है, और b की पावर क्या है मेरा 2 है। ठीक है, तो ये मैंने रेट लो एक्सप्रेशन भी लिख दिया। ठीक, अब क्या करना है, हमें रेट कांस्टेंट निकालना है, तो वैल्यूज पुट कर दो। तो किसी की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपका सेकंड क्या है 4 इंटू 10⁻³ अगर ये हमारा रेट है। ठीक, तो हमारा ए का कंसेंट्रेशन क्या है 0.2, इसकी पावर क्या हो जाएगा, ए की कंसेंट्रेशन का पावर है -4, बी भी मेरा 0.2 ही है। ठीक है, इसकी पावर क्या है मेरा 2 है। मैंने देखो सेम इसलिए लिया ना ताकि आपको कैलकुलेशंस में आसानी हो। ठीक, अलग ले लोगे तो कैलकुलेशन डिफरेंट होगी। ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने सेम टू सेम लिए हैं। ओके, सॉल्व करिए। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा k है, k भी k लिख लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आप खुद से सॉल्व करिए और k की वैल्यू निकालिए। ठीक, यहाँ से आपको रेट कांस्टेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, टाइप करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका k का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक, तो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी पता लगा लिया। ठीक, रेट लो एक्सप्रेशन भी हमने लिख लिया है और रेट कॉन्स्टेंट भी हम यहाँ से ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से शॉर्टकट वे में हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं, वही काम है सेम टू सेम। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई ये यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है 0.1 से 0.2। ठीक, इसको देखें तो क्या हो रहा है, ये भी डबल ही तो हो रहा है, 0.05 से 0.1 बन रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर मैं ए की कंसंट्रेशन और रेट की बात करूँ तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल सा कहानी। ठीक है, ये है कहानी। ओके, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों। ओके, अब हम बी के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं कि भाई ए हमने कांस्टेंट रखा तो बी पे क्या फर्क आ रहा है। ठीक, ये देखा ये भी डबल हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखा तो ये हमारा कांस्टेंट ही रह रहा है। ठीक, ये सेम रह रहा है, मतलब कि अगर मैं रेट
और बी के कंसेंट्रेशन के टर्म्स में बात करूं तो क्या हो रहा है, अगर हमने ए को कांस्टेंट रखा तो बी को डबल करने पे रेट हमारा बराबर आता है। ठीक है, मतलब रेट हमारा बराबर ही रहेगा जब आप बी के कंसेंट्रेशन को डबल कर रहे हो। इसका मतलब कि हमारा बी का कंसेंट्रेशन आप डबल कर रहे हो, रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक, ये हमें कहानी मिल चुकी है, इसलिए मैंने लिखा है कि बी की पावर 0 है ना, क्योंकि हमारा अगर हम बी की कंसेंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रेट वही रहा है हमारा। ठीक है, तो रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने 0 लिख दिया। ठीक, अब सिंपली हम अपना रेट लॉ एक्सप्रेशन ले सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के। ठीक है, ए की पावर मेरा 1 है और बी की पावर 0 है। ठीक, टोटल ओवरऑल ऑर्डर की बात करूँ, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, अगर हम ओवरऑल ऑर्डर की बात करें मतलब हम डायरेक्टली लिखते हो एन। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर की बात करें तो हो जाएगा मेरा x प्लस वाई, एक्स है मेरा 1 और ये है 0, तो ओवरऑल ऑर्डर मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर भी पता कर लिया, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी लिख लिया, रेट कांस्टेंट आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे, मान लो मैं फर्स्ट वाला कंसिडर कर लूँ। ठीक, रेट क्या है मेरा 0.05 है। ठीक है, के ए क्या है मेरा 0.1 है। ठीक है, इसकी पावर 1, बी क्या है ये भी 0.1 है, इसकी पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 होता है तो वो 1 ही होता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपली हमने यहाँ से के कैलकुलेट कर लिया, 0.05 अपॉन में 0.1, तो ये आ जाएगा हमारा 0.5, तो के की वैल्यू भी हमें पता चल चुकी है। ठीक, और अगर हम यूनिट्स लिखें तो बताओ यूनिट क्या हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इसका मतलब हमारा यूनिट जो है वो हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। चलिए बच्चों, लास्ट के 2 और क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हमारी आज की क्लास होगी कंप्लीट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कंप्लीट आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन को डिटेल में पढ़ना। ठीक है, तो चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं हम। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, दोनों ही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको रिएक्शन दे रखी है 2a प्लस बी के सी प्लस डी। ठीक है, ए का आपको वैल्यूज दे रखा है कंसेंट्रेशन का, ये बी का दे रखा है, रेट दे रखा है। ठीक है, अब आपको गिवन है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इक्वल टू डी सी बाई डी टी इक्वल टू आर। अब आप कंफ्यूज हो गए, भाई ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा भाई, ये वही है, पहली क्लास को याद करिए, ये वही है जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, आपका रेट ऑफ रिएक्शन। याद करिए, रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते थे। ठीक, हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं एक तो ए और बी। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्टेंट्स के टर्म में हम कैसे लिखेंगे बताओ। स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन मेरा ए के लिए 2 है, तो हम पहले तो लिखेंगे माइनस। माइनस क्यों लिखा, बिकॉज इट इज़ अ रिएक्टेंट। स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, ए क्या है हमारा डी ए बाई डी टी। ठीक है, अगर हम ये डी ए इस्तेमाल करते हैं दैट वाज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन था आपका। ओके, ए के बाद बी को अगर मैं लिखूं तो बी के लिए हम लिखेंगे माइनस, यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन आपका कुछ नहीं है। ठीक, तो हम 1 ही लिखेंगे। ठीक, तो ये जाएगा हमारा डी बी बाई डी टी। ठीक, अगर हम यहाँ पर प्रोडक्ट की टर्म में लिखें तो हम लिखेंगे प्लस। ठीक, स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन में कुछ नहीं है, डी सी बाई डी टी। ठीक है, डी के टर्म्स में लिखेंगे तो लिखेंगे प्लस। ठीक है, डी टी बाई डी टी। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है, आपको दे रखा है कि डी सी बाई डी टी इक्वल टू आर है, तो यही डी सी बाई डी टी मतलब जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकाला था हमने वही तो है मेरा। ठीक है, तो ये आर हमारा इसके ही बराबर है। ठीक है, तो आर हमें यही वैल्यू दे रखी है, मतलब ये जो हमें आर वैल्यूज दे रखी है ना, ये जो इनिशियल हमारा रेट गिवन है ये यही डी सी बाई डी टी ही है। ठीक है, तो हमें कोई कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा आर है या डी सी बाई डी टी है, क्या है, ये दोनों सेम ही हैं। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे लिखा था। ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल सेम है। ठीक, तो सिमिलर तरीके से करेंगे भाई। ठीक है, हमने देखा कि अगर ये हमारे कांस्टेंट हैं, ठीक है, तो ये हमारा डबल हो रहा है। ठीक है, और ये मेरा कांस्टेंट ही रहा, इसका मतलब ए की कंसेंट्रेशन मैंने कांस्टेंट रखी, बी डबल हो रहा है तो रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब बी और हमारा रेट दोनों आपस में कैसे होंगे, रेट और बी में आपस में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर हम ए की बात करें तो ये देखो ये कांस्टेंट रहा। ठीक है, इसकी बात करें तो डबल हो चुका है। ठीक है, इसकी बात करें तो भी डबल हो चुका है। ठीक है, अगर हम बी को सेम रख रहे हैं तो ए डबल करने पे रेट भी डबल हो रहा है, ए डबल ये भी डबल, मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, तो हमें ये रिलेशन मिल चुका है, मतलब रेट जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा, वो आएगा रेट इज इक्वल टू, ठीक है, के लिखोगे आप और ए की पावर 1 और बी की पावर 0, मतलब बी आएगा ही नहीं। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर है टी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लिखा है कि फॉर एम गिव्स एन, ये हमें रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है।
गिवन है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m, ठीक है। तो पहले तो हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखना आना चाहिए। कैसे लिखते हैं हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस? ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m कैसे लिखोगे? मॉड ऑफ dm बाय dt, ठीक। ये है हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ m। लिखा क्या है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है ना m का, वो इंक्रीज होता है बाय फैक्टर ऑफ 8, मतलब 8 टाइम्स इंक्रीज होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो ये dm बाई dt जो है हमारा क्या होगा? 8 टाइम्स इंक्रीज होगा, ठीक है। ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ m, अगर हम m की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस 8 टाइम्स होगा, ठीक। इसको हम एग्जांपल से मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर लिखते हैं, देखो m मेरा रिएक्टेंट है, n मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि भाई इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक, m की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। कंसंट्रेशन अगर हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में 1 है, ठीक, हम कह रहे हैं डबलिंग द कंसंट्रेशन, अगर ये 1 से 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक, अगर ये डबल हो रहा है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक, यहाँ लिख लेते हैं हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो कि किसके बराबर है? हमारा मॉड ऑफ dm बाई dt, ठीक है, dm बाई dt, ये है हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ओके, तो क्या ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस dm बाई dt आखिर है क्या हमारा? ठीक है, हम इस रिएक्शन के लिए अगर मैं अपना रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की कोशिश करूं, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा? बताओ, m मेरा रिएक्टेंट है, मतलब माइनस, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक ऑप्शन मेरा 1 ही है, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे माइनस dm बाई dt, ठीक। प्रोडक्ट के टर्म में लिखें तो प्लस dn बाई dt, ठीक। इस तरीके से आप अपना रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक। ये रेट ऑफ रिएक्शन है। और जब हमें डिसअपियरेंस लिखना होता है या अपीयरेंस लिखना होता है तो हम मॉड साइन लगाते हैं कि आपका पॉजिटिव ही टर्म होगा, ठीक, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। मतलब dm बाई dt ही तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है, दिस इज इक्वल टू r भाई, ठीक है। तो यही रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ही रेट ऑफ रिएक्शन है मेरा, ठीक है। ओके, तो हम कह रहे हैं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस अगर m का इंक्रीज करता है बाय फैक्टर ऑफ 8, ठीक है, अगर ये 1 था तो ये 8 हो जाता है, ठीक। 1 से 8 हो जाता है कब? जब कंसंट्रेशन आपका डबल हो जाएगा, मतलब 1 से 2 हो जाएगा। तो एक एग्जांपल समझ लिया कि अगर इनिशियल में 1 है तो ये 2 हो गया डबल, और अगर ये हमारा 1 है तो ये 1 से हो गया 8 टाइम्स, ठीक है। तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू m, ठीक। तो m के टर्म्स में इस पर क्या फर्क पड़ा? बताओ, ये डबल होने पर 1 से 8 मतलब ये 8 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। अगर हमारा कंसंट्रेशन डबल होता है तो ये हमारा 8 टाइम्स हो रहा है, 8 टाइम्स का मतलब हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3, ठीक है। तो अगर हम डबल करते हैं तो ये हमारा 2 की पावर 3 टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक। रेट हमारा 2 की पावर 3 टाइम्स बढ़ रहा है, तो हमारा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? m की कंसंट्रेशन के, कैसे? 3 टाइम्स, ठीक है। ये है कहानी हमारी, ठीक। मतलब हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू m के रिस्पेक्ट में जो हमारा ऑर्डर आएगा वो 3 है। आ गई आपको बात समझ में? ठीक है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए वो क्वेश्चंस में क्या करेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस लिख के दे देंगे, ठीक है, DC या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दे देंगे। कंफ्यूज नहीं होना भाई, हमारी फर्स्ट क्लास वाली बात, ठीक है। उस तरीके से आप अपना रेट ऑफ रिएक्शन लिखो और फिर फाइंड आउट करो कि भाई क्या रिलेशन आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन आता है वो ये है, इसमें अगर हम माइनस साइन हटा दें तो वही मेरा रेट ऑफ डिसअपियरेंस हो जाता है। आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे ही रखा है, तो यही तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक। दिस इज ओनली रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा R है ही गिवन, ठीक। तो अगर ये इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी m की डबल हो रही है तो ये हमारा 8 टाइम्स हो रहा है, 8 टाइम्स का मतलब कि 2 की पावर 3 टाइम्स, तो ये 2 की पावर 1 है ना, डबल है, मतलब 2 की पावर 1 जब हो रहा है तो ये हो रहा है हमारा 2 की पावर 3, ठीक है। तो दोनों का रिलेशन कैसा आ जाएगा हमारा 1:3, मतलब रेट जब हमारा होगा तो m की पावर 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ चुका है विद रिस्पेक्ट टू m? 3। करेक्ट आंसर आपका 3 है। तो कभी कभार क्वेश्चन इस टाइप के भी आ सकते हैं और आ क्या सकते हैं, आपके प्रीवियस ईयर ही हैं, तो देख लीजिए क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछता है। डायरेक्ट नहीं पूछा है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, ठीक, बट डिफिकल्ट नहीं था, वही कंसेप्ट है जो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। इसलिए बच्चों ध्यान रखो, कंसेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम में क्वेश्चन जब आएंगे ना तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये तो हमने देखा ही नहीं था, इस टाइप के क्वेश्चन हमने करे ही नहीं थे, अरे भाई वही थ्योरी से ही हमारा कंसेप्ट आया है सारा, ठीक है। तो इसलिए कंसेप्ट या थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और उसके बाद उस थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर दोनों में कहीं भी कमी हो जाएगी ना तो आप एग्जाम में गलत कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखिए इस बात का, ओके।
सो अभी तक की क्लास में हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम अपना बिल्कुल शुरुआत से करने वाले हैं अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन शुरू करेंगे, देन फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन को अगली क्लास में। ओके बच्चों, तो मिलते हैं जल्द ही हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ। और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक भी करिए वीडियो को एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। ठीक, ओके बच्चों, तो मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।